तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो हम कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक वह होते हैं जो डायरेक्ट स्रोत के द्वारा होते हैं, जैसे SO2, CO2। जैसे SO2, CO2, धुआं और राख। धुआं और राख ये प्राथमिक प्रदूषक है। और द्वितीयक प्रदूषक जो प्राथमिक के द्वारा उत्पन्न हो, जैसे पैन। पैन और धुआं मिलाकर H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें था ओजोन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वह प्राथमिक प्रदूषक है। और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह भी प्राथमिक प्रदूषक है। और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह भी प्राथमिक प्रदूषक है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यह द्वितीय प्रदूषक है क्योंकि यह पैन और धुआं से मिलकर बना है। तो ऑप्शन पहला ही राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है धूम कोहरा, और दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक यानी मतलब जो प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न हो वे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो यह पहला आंसर सही है क्योंकि यह इसमें धूम और कोहरा दो प्राथमिक उत्पादों से मिलकर बना है। और नाइट्रोजन जो है यह प्राथमिक होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राथमिक होगा, SO2 भी प्राथमिक होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। इसमें आप सब नहीं का ध्यान जरूर देंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है मल पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है कीटनाशक, तीसरा ऑप्शन है मूत्र, चौथा ऑप्शन है घरेलू अपशिष्ट। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, DDT। DDT का जो हम प्रयोग करते हैं वह हमारी मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होता है, वह जैव निम्नीकरण नहीं है। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दूसरा क्वेश्चन है WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि WWF का पूर्ण रूप क्या है। पहला क्वेश्चन है विश्वव्यापी कोष, दूसरा ऑप्शन है विश्व युद्ध कोष, तीसरा ऑप्शन है विश्व वन्य जीव कोष और चौथा ऑप्शन है विश्व निगरानी कोष। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसमें जो है विश्व वन्य जीव कोष सही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट। इसकी स्थापना 1961 में हुआ, इसकी स्थापना 1961 में हुआ। तो तीसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल और तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ओम, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध। और एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर द्वारा विद्युत द्वारा। और जूल जो है कार्य का मात्रक है। तो पूछा गया ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण हम डेसिबल में नापते हैं। तो दूसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय अनुमानित ध्वनि स्तर कितना होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय अनुमानित ध्वनि कितना होता है। पहला ऑप्शन है 40 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 75 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन 120 डेसिबल और चौथा ऑप्शन 140 डेसिबल। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय, औद्योगिक क्षेत्र में जो है ध्वनि है वह 70 से 75 होता है। औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि स्तर जो है वो 70 से 75 होता है और शांत वातावरण में 40 से 50 होता है। शांत में 40 से 50 होता है और आवासीय में जो है वो 45 से, आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 होता है। तो इसमें पूछा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र में 75 सही होगा, दूसरा ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर में कमी से, तीसरा ऑप्शन है विलुप्त होने के कगार पर जंतु से और चौथा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक तीसरा ऑप्शन से विलुप्त होने के कगार पर जंतु हैं, यह IUCN द्वारा जारी किया जाता है, IUCN द्वारा जारी किया जाता है। तो
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जीव मंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जीव मंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के विभिन्न कार्य क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है आदमी का तत्काल परिवेश। और चौथा ऑप्शन है पशु का साम्राज्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीव जीवमंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि जीवमंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला। जीवमंडल मतलब जहाँ पर एक जीव के लिए सब कुछ उपस्थित हो, जैसे कि भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु के घटकों का सही संयोजन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा वायु के घटकों का संयोजन है। तो बता दें कि नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21%। अन्य 1%। तो आप सभी लोग मिलान करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है नाइट्रोजन 78%। तो किसमें है नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 1%। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उस वास्तविक स्थान को क्या कहते हैं जहां कोई जीव रहता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां कोई स्थान रहता है। तो पहला है पर्यायवास, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा है नीच और चौथा है बायोम। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ की जीव निवास करती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को एजी टांसले ने दिया। एजी टांसले ने दिया था। और इसमें जो है नीच, तो ये जो है जीव की भूमिका होती है। नीच मतलब जीव की भूमिका। जीव की भूमिका, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का प्रतिशत कितना होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाला ऊर्जा हस्तांतरण का प्रतिशत होता है। तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30% और तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 5%। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितना परसेंट ऊर्जा का हस्तांतरण एक से दूसरे में होता है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ऊर्जा हस्तांतरण यह लिंडमैन का 10% नियम है। लिंडमैन का 10% नियम है, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो आप सभी लोग
बताएंगे कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। पहला ऑप्शन है केवल सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उल्टा है, उल्टा सीधा दोनों होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो तीसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।